अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि टाइप कास्टिंग वगैरह क्या है और उसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल्स क्या हैं। उससे पहले हमने हेडर फाइल्स और ऑपरेशन वगैरह डिस्कस किए। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कशन की, वो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई। अगर किसी को नहीं समझ आई तो कमेंट करूँगा कि वो वीडियोस पहले देख कर आए। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, सारे कोड को कमेंट करते हैं और एक जल्दी से न्यू फाइल बना लेते हैं लेक्चर 8। ठीक है, यहाँ पर आए जल्दी से अपना स्टार्ट करते हैं using namespace std int main system pause return save। पहले तक हम क्या करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं जो int main के अंदर प्ले करते हैं, लेट्स सपोज var1 is equal to 43 और var2 is equal to 30 40 सॉरी इसको हम 34 कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ये वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के नाम से होते हैं वैल्यूज कैन बी चेंज। अब मैं यहाँ पर सी आउट var1 करवाता हूँ। var1 करवाता हूँ। ठीक है, तो 43 प्रिंट होने वाला है। ठीक है, 43 प्रिंट हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर नीचे आके var1 इज इक्वल टू 56 कर दूं और यही वाली लाइन में कॉपी करके नीचे प्रिंट करवा देता हूँ var1 की दोबारा वैल्यू, तो var1 की वेरिएबल वैल्यू चेंज होगी। पहले 43 प्रिंट होगी, फिर 56 प्रिंट होगी। ये देख, पहले 43 अब 56। अब ये होता है वेरिएबल्स का कि इनकी वैल्यूज कहीं पर भी किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह var2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वैल्यू है वो चेंज ना हो। मैं अपनी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रखना चाहता हूँ, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहता। अभी तो ये है कि हम लोकल वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज को, हमें पता है कि हमने इसको वैल्यू चेंज नहीं करनी तो हम नहीं करते। लेकिन जब हम आगे मेन प्रोग्रामिंग में जाके अपने पॉइंटर्स के साथ काम कर रहे होंगे, आगे एडवांस मोड में पॉइंटर्स में साथ काम कर रहे होंगे, तो पता ही नहीं चलता कि किस वक्त कोई वैल्यू वैल्यू की चेंज हो जाएगी। अनइंटेंशनली गलती से भी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में बहुत फर्क आ जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ वैल्यूज हैं जिनको मैंने कांस्टेंट रखना है, लेट्स सपोज पाई है, आप उसकी वैल्यू कहते हो कि मैंने 3.14 उसकी कांस्टेंट रखनी है, तो आप उसकी वैल्यूज कांस्टेंट रख सकते हो। अपने किसी और वेरिएबल की वैल्यू है, कुछ साइज है, कोई और चीज है जो आप चाहते हो कि मैंने थ्रू आउट द प्रोग्राम इसको चेंज नहीं होने देना, ना कोई और चेंज कर सके ना आप चेंज कर सको, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा const का कीवर्ड, const int var3 इज इक्वल टू 100। अब मैं यहाँ सी आउट करवा देता हूँ var3, तो ये अब इसकी वैल्यू 100 प्रिंट हो गई। अभी ऑपरेशन इसके ऊपर हम वैसे ही प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेशन वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं जैसे हम अपने लोकल वेरिएबल्स के ऊपर करते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो इसके अंदर चेंज है वो हम इसकी वैल्यूज अपडेट नहीं कर सकते। अब जैसे ही मैंने उसको वैल्यू अपडेट करने के लिए var23 का दिया तो उसने साथ ही मुझे एरर दे दिया कि आपका ये जो है वो नहीं है, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, ये वैल्यू आपके अपडेटेबल नहीं है। तो ये फायदा होता है कि हम इसको अब अपना कांस्टेंट रख लें थ्रू आउट द प्रोग्राम, किसी भी गलती की वजह से या किसी भी वजह से हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस तरह मैंने और भी कुछ चीज़ें हैं जो वैल्यूज में चाहता हूँ, कुछ वेरिएबल्स हैं मैं चाहता हूँ कि वो ना चेंज हो, तो मैं उनको सिंपली ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कह रहा हूँ सॉरी, कॉन्स्टेंट वेरिएबल का वेरिएबल बना दूंगा और उसका कीवर्ड ये है कॉन्स्ट कीवर्ड, उसका सिंपल उसके आगे यूज करें। आप इसको फ्लोट में भी कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप के अंदर आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपडेट होने वाली बिल्कुल नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मैनिपुलेटर्स की। सी प्लस प्लस में हमारे पास मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं।
मैनिपुलेटर्स हम पहले भी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एज अ नेम दे के नहीं कर रहे। लाइक जैसे एंडल है, इसके अलावा और भी हमारे पास काफी मैनिपुलेटर्स हैं जो कि हमारी आउटपुट को एक अच्छे फॉर्मेट में हम पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। उनको हम सी प्लस प्लस में मैनिपुलेटर्स का नाम देते हैं। जैसे एंडल है, इससे हम क्या करते हैं कि सारा डाटा एक लाइन में ना आए, उसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास हर लाइन जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट होती रहे। इसको अब कमेंट कर देते हैं पुराने कोड को, और मैं आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटर्स के बारे में बताता हूँ। suppose int where 1 is equal to 1 है, और where 2 जो है वो है 20, और where 3 जो है वो आ गया 300। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इनको सी आउट करवा दूँ, सी आउट where 1 handle, where 2 handle, where 3 handle। ठीक है, अब ये नो डाउट के 120 और 300 एक लाइन में प्रिंट होने वाले हैं, 120 और 300। लेकिन अब मैं मैनिपुलेटर लगाता हूँ इसके अंदर, जो मेरा एक दूसरी लाइब्रेरी में है। एक मेरे पास लाइब्रेरी है हैशटैग इंक्लूड आईओमैन आईपी। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई, आईओमैन आईपी। ठीक है, अब उसके अंदर है सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू ये एक मैनिपुलेटर है जो कि इस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है। इसको लगाने का क्या फायदा है? ये सेट डब्ल्यू का मतलब है सेट विड्थ, ये विड्थ सेट करता है। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। सी आउट where 1 handle, where 2 handle, और where 3 handle। 3 मिस हो गया। अब इसको कहाँ लगाना है? इसको हमने पहले लगा लेना है सेट डब्ल्यू, लेट्स सपोज मैं 3 के साथ लगा दूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं इसको हर वेयर के आगे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये अब क्या हुआ, सेट विड्थ से करने के जब मैंने 3 की विड्थ सेट की, तो वो पहले 2 स्पेस से उसने छोड़ के तीसरा वर्ड वहां पर प्रिंट करवाया। इसको और हम यूज कर सकते हैं सेट डब्ल्यू को अपनी किसी भी तरह। लाइक लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट सेट डब्ल्यू, सेट करता हूँ 70 की विड्थ जो मैं करता होता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेक्चर 8, और यहाँ पर लिख देता हूँ सी प्लस प्लस कोर्स। सपोज हेडिंग दे रहा हूँ, मुझे इतनी स्पेसेस देने की या कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जब इसको प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये इन द मिडल लाइक मुझे शो रहा होगा लेक्चर 8 सी प्लस प्लस कोर्स है, और ये नीचे उसका जो भी मटेरियल आप कर रहे होगे। तो सेट डब्ल्यू इसलिए यूज होता है, और भी बहुत चीजें हैं, हम इसको मैनिपुलेटर्स को साथ साथ चलते चलते जरूरत के तहत इस चीज को कवर करते रहेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस की तरफ, कि सबसे पहले किसी एक्सप्रेशन के अंदर, एक इक्वेशन के अंदर प्रेसिडेंस कौन सा ऑपरेटर और कौन पहले प्रिंट होगा, उसको हम कमेंट करते हैं। कौन से ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं हम। लेट्स सपोज इंट a इज इक्वल टू 100, छोटी वाली से लेते हैं 2, b इज इक्वल टू 3, लेट्स सपोज c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 34 और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर c डिफाइन नहीं किया हमने, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि इंटीजर। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे। प्रेसिडेंस क्या है ऑपरेटर की, कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा। अक्सर तो हम बोर्ड मास लगा लेते हैं मैथ्स में, वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि हर बार ठीक होता है। मैथ्स प्रोग्रामिंग के अंदर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी चलती है। पहले प्रेसिडेंस पे बात करते हैं, फिर एसोसिएटिविटी की तरफ आते हैं। प्रेसिडेंस में क्या होता है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है,
जो हमें बता रही है कि इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बाकी ऑपरेटर से ज़्यादा है। सपोज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है उसकी सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं इनकी ज़्यादा है। इसी तरह फिर प्लस माइनस हैं इन चीज़ों की। ये टेबल बना हुआ है, हम यहाँ से भी इसको उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखिएगा कि फर्स्ट वाले पे कि जो अगर सिंपल हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस में बात करें, जो हमारा मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड रिमाइंडर वाला साइन है, इसकी प्रेसिडेंस आम अर्थमेटिक ऑपरेटर से ज़्यादा है। उसके बाद आती है प्लस माइनस वाले की, ठीक है। तो अगर हम अपने इस ऑपरेशंस में देखें कि हमारा सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा जिसका आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद वो देखेगा कि डिवाइड है, ठीक है। वो डिवाइड करेगा 34 डिवाइडेड बाय 2 जिसका आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फिर प्लस करेगा। अब प्लस की वैल्यूज क्या है, 6 और 17, क्या हो गया 6 प्लस 17 जिसका आंसर आएगा 23। चलो लेट्स गो सी आउट, मैं सी करवा के देख लेते हैं, सी एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आंसर हमारा 23 आता है कि नहीं आता। तो हमारा आंसर आया 23। तो ये चीज़ बहुत गौर से देखनी है, बेशक कंपाइलर कर रहा है लेकिन हमें ये चीज़ की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है कि हमारी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ तो इसकी अब क्या होगा, प्रेसिडेंस ब्रैकेट की ज़्यादा है तो पहले क्या सोल्व होगा ब्रैकेट के अंदर वाला। अब आंसर 23 नहीं आने वाला, अब आंसर कोई और आएगा जो मैंने कंपाइल नहीं किया। तो देख लेते हैं कंपाइलर क्या आंसर देगा, 37 आंसर दे रहा है। लाइक अब करके देख लेते हैं कि उसने इस चीज़ को कैसे किया। सबसे पहले उसने b+34 किया। अब b+34 क्या हुआ, 3+34, तो इस 3+34 आंसर आया 37, ठीक है। 37 अब मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गए, इनकी प्रेजेंस सेम है। तो अब बात जाएगी एसोसिएटिविटी की तरफ कि जब आपके जो ऑपरेटर हैं वो सेम प्रेजेंस के आ जाएं तो सबसे पहले किसको करना है। अब यहाँ पर मेरे पास इसको करने के बाद मेरे पास आ जाता है जो जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी 2, ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई b+34 को सोल्व करके मेरे पास आंसर आया 37 और डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर मैंने देखना है कि सबसे पहले मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी आती है कि एसोसिएटिविटी की सबसे पहले तो सेम प्रेजेंस के अंदर सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा करना है। तो इसमें हम चल रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा तो सबसे पहले मेरे पास मल्टीप्लाई आया, मैंने मल्टीप्लाई करके क्या आंसर निकलेगा 37 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आई थिंक 74 आंसर आता है। और इसको दोबारा डिवाइड बाय 2 करते हैं तो फिर 37 ही आंसर आया था, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से ही डिवाइड हो रहा है तो आंसर सेम रहेगा। तो हमने इसको चलाकर भी देखा तो हमारा आंसर 37 ही आ रहा तो हमारा आंसर 37 है। तो ये चीज़ आप गूगल से सर्च कर सकते हैं जाके कि प्रेसिडेंस टेबल्स एसोसिएटिविटी टेबल ये ज़रूर याद रखनी है। जैसे ये देखें, अब ये एसोसिएटिविटी लिखी हुई है, अब यहाँ पर क्या है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस इक्वल टू उसकी राइट टू लेफ्ट है। लाइक यहाँ पर मेरे पास है कि जो सी है वो प्लस इज इक्वल टू सी प्लस इज इक्वल टू सी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि सी के अंदर सी को जमा कर दो। अब पहले क्या करेगा, सी के राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेगा, पहले इक्वल टू करेगा फिर प्लस करेगा, ठीक है। तो इसके आंसर भी 37 के अंदर 37 ही संभव प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये एसोसिएटिविटी और जो प्रेसिडेंस है ये बहुत अच्छे से समझनी है। बेशक ये कंपाइलर अपनी बेस पे कर रहा होगा लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम यूजर से एक्सप्रेशन कैसे लेनी है और उसको किस बिहाफ पर लेकर चलना है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस और इन चीज़ों की ये अच्छे से समझ आ गई होगी, एक्टिविटी की। बाकी अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दें, और जो दोस्त आपके सीखना चाहते हैं उनके साथ भी मेरी प्लेलिस्ट और इस चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करें, और आप इस चैनल को फुल सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।